नमस्ते दोस्तों। अब जो कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन का समय नजदीक आ रहा है और बहुत से ऐसे पार्टीज हैं जो अपना अपने इलेक्शंस के हिसाब से स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। सब अपने अपने क्या क्या रिफॉर्म्स लाएंगे, क्या चीजें करेंगे, कैसे इस तरीके से लोगों को लुभाएंगे, उस टाइप की अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना ये छोटा सा प्रयास किया है कि पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ मैं कुछ चीज़ों का। तो मैं वही चीज़ों का एनालिसिस करते हुए मैं ये वीडियो सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको अलग अलग जो भी मुद्दे चल रहे हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 तक के, जो भी मुद्दे रहेंगे, जो चीज़ें आएगी, वो सब चीज़ों के बारे में मैं अपनी ये सीरीज में डिस्कस करता रहूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए। आप देखिए, तो हमारा आज का टॉपिक है एनडीए एंड इट्स अलायंस पार्टनर्स की। एनडीए जो अपने अलायंस पार्टनर्स की सर्च कर रहा है। बेसिकली एनडीए के पास बहुत सारे अलायंस पार्टनर्स ऑलरेडी है। 38 पार्टीज ऑलरेडी एनडीए में हैं। पर अब एनडीए का जो मेजर एनडीए जो बीजेपी जो लीड कर रही है, उसका जो मेजर फोकस है वो ऐसी पार्टीज को लेके फोकस है जिसे वो अपने पाले में लाना चाहती है, जिसके तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के लिए लक्ष्य रखा है 370 बीजेपी और 400 प्लस एनडीए का, उसको हासिल कर सके। ये तो वक्त बताएगा कि क्या वो हासिल कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत चीजें होती है, पूरा ओपिनियन पीपल का होता है, लोगों का होता है। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, ये पूरी तरीके से कोई नहीं बता सकता। और इंडिया जैसे प्लुरलिस्टिक कंट्री में जहाँ पे बहुत सारे जाति धर्म के लोग हैं, उनमें ये चीज कभी नहीं बताया जा सकता कि कौन सी पार्टी कहाँ जीत सकती है। भले आज के ओपिनियन पोल्स बता रहे हो कि नहीं बीजेपी को लीड है या इंडिया ब्लॉक पीछे जा रहा है या कुछ है, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। पर लेट्स सी क्या होता है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। पहला हमारा पार्टनर सर्च जो बीजेपी के द्वारा एनडीए के द्वारा है वो है मिस्टर नीतीश कुमार। और जो कि हम अभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को ऑलरेडी एनडीए में पार्ट में ले लिया गया है। नीतीश कुमार को एनडीए में ला चुके हैं। इसका मेजर रीजन क्या है कि क्यों बीजेपी नीतीश कुमार को इतना ज्यादा टारगेट करे, जो कि ऑलरेडी नाम जिनका ऑलरेडी नाम इस टाइप से कि वो पलटू राम है, अपनी पॉलिटिक्स से बदलते रहते हैं, अपने आप को कभी स्थिर नहीं रखते। भले ही उनका नाम बिहार की पॉलिटिक्स में सुशासन बाबू करके एक पब्लिक में इमेज है, पर ये इमेज भी अभी बदलते जा रहे हैं। लोग उनको अलग नजरिए से देखने जा रहे हैं। पर तब भी क्यों बीजेपी एनडीए में बेसिकली नीतीश कुमार को लेके आना चाहती है? बेसिक कारण ये है कि बीजेपी ये चीज समझ चुकी है कि अभी के पोजीशन में बीजेपी के पास बिहार में कोई क्रेडिबल लीडर नहीं बना है जो नीतीश कुमार के स्टेचर का हो या फिर लालू प्रसाद यादव के स्टेचर का हो, कि जिनका नाम ऑलरेडी चलते आ रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में, बिहार के इसमें। पर उनके बीजेपी ने ट्राई किया कि सुशील कुमार मोदी को ट्राई किया, पर अगेन ही इज अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स द नीतीश कुमार। तो अब बीजेपी को ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी जो उनके डिप्टी सीएम बने हैं, वो शायद ऐसा हो सकता है कि जो बीजेपी के लिए क्रेडिबल फेस बने बिहार में, जो नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सके। पर जरूरत है अभी के पोजीशन में कि लोकसभा में हमें बीजेपी को नीतीश कुमार के वोट्स मिले, जेडीयू के वोट्स जो स्प्लिट हो सकते हैं, जेडीयू के अंदर के अंदरूनी कलह के कारण जो स्प्लिट हो सकते हैं, जो इधर उधर हो सकते हैं, बीजेपी चाहती है कि वो पूरे वोट्स बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो। यही कारण है कि नीतीश कुमार जो कि 3rd नंबर की पार्टी है जेडीयू की, जो बिहार की पॉलिटिक्स में 3rd नंबर की पार्टी है, उसके मुखिया को सीएम का फेस दिया गया है। चीफ मिनिस्टर वो पार्टी का मुखिया है rather than the BJP which is the second largest party of 78 MLs. So basically नीतीश कुमार का एक ये पार्ट भी है सुशासन बाबू, then compatible with every party। ऐसा है कि नीतीश कुमार पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि नीतीश कुमार जितने पलटते हैं, पर हर पार्टी उनके साथ भी पलटती है। जब वो एनडीए का पार्ट होते हैं तो एनडीए के साथ एनडीए वाले साथ में लेने के लिए रेडी है, जब इंडिया ब्लॉक के पार्ट है तो इंडिया ब्लॉक वाले साथ में लेने के लिए रेडी है, कोई भी उन्हें मना नहीं करता। तो उसके कारण ये वो कंपैटिबल बहुत अच्छे से कंपैटिबिलिटी बना लेते हैं। और साथ ही जो मैंने बताया कि बीजेपी के पास अभी कोई
स्टेट लेवल लीडर नहीं है जो नीतीश कुमार के स्टेचर का। दूसरा एक और कारण जो इसमें दिख रहा है कि बीजेपी क्यों नीतीश कुमार पे फोकस की है, क्योंकि नीतीश कुमार ही पूरे इंडिया ब्लॉक के सूत्रधार है। इंडिया ब्लॉक को जो चालू करना, लोग डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज में डिफरेंट आइडियोलॉजिकल से उन सबको एक साथ एक जगह लेके आना, ये नीतीश कुमार ने अपने इसमें बहुत तगड़े तरीके से किया था। और उन्हीं की मेहनत थी जो कि 28 दल अपोजिशन के 28 दल एक साथ इंडिया ब्लॉक के अंदर समावेश हुए थे, जो कि पटना में जुलाई में इनकी मीटिंग हुई थी। बट वही बात है कि सब अपना नफा नुकसान देख रहे हैं। राम मंदिर हुआ है तो नीतीश कुमार को ये भी लग रहा है कि राम मंदिर खोलने के कारण कई पूरा हिंदुत्व वोट बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट ना हो जाए। बट इसके अपने अपने मायने हैं। हो सकता है कि राम मंदिर के कारण बहुत कंसोलिडेशन मिले, बीजेपी को माइलेज मिले, और इवन बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं भी लेती तब भी बीजेपी को तो उतना ही वोट शेयर था, उतना ही वोट शेयर मिलना है, उतना ही परसेंटेज ऑफ वोट शेयर है। साथ साथ उनकी सीट्स भी उतनी ही मिल रही है बीजेपी को। बीजेपी की सीट्स कहीं पे भी कम ज्यादा नहीं हो रही थी। हो सकता था कि बीजेपी और बढ़ सकती थी राम मंदिर में हुए, बट नीतीश कुमार को लाने के कारण उनका सीट शेयरिंग का भी पॉइंट आएगा। बट इट्स अ स्ट्रेटेजी ऑफ एनडीए अलायंस। Second, Jayant Chaudhary, another leader which is having most less significant in the current Lok Sabha. If is अगर हम देखें कि जो 17वीं लोकसभा है उसमें जयंत चौधरी की तो कोई भी एक भी पार्टी का लीडर ही नहीं है, जयंत चौधरी का कोई भी लोकसभा मेंबर ही नहीं है। पर क्यों ये पश्चिमी यूपी, वेस्टर्न यूपी के लिए जो बात की जाती है कि वेस्टर्न यूपी के लिए जयंत चौधरी को बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है? कारण है कि बीजेपी ने 2019 के इलेक्शन जीतने के बाद और कोरोना समय के तुरंत बाद एक ऐसा अध्यादेश लाए थे, फार्म रिफॉर्म्स, जिसको हमने फार्म रिफॉर्म्स के नाम से जाना है। 3 फार्म लॉज लाए थे जिसके तहत बीजेपी की बहुत कीर्ति हुई थी। बीजेपी को ये सबसे बड़ा डर भी लगा था कि क्या बीजेपी के हाथ से पूरा यूपी चले जाएगा, या फिर जो हिंदी हार्टलैंड की बात करें वो सब चले जाएगा, क्योंकि बीजेपी का ऑलरेडी पंजाब हरियाणा, पंजाब में तो कोई उनका बेस है ही नहीं। पर पंजाब के किसान जितना यूपी के किसानों को अपने साथ ले रहे थे, उससे एक मैसेज जरूर गया कि बीजेपी एक एंटी फार्मर पार्टी है, एक फार्मर्स के खिलाफ पार्टी है। भले ही वो फार्म लॉस 1 साल के अंतराल में नरेंद्र मोदी जी ने सामने खड़े होके देश को संबोधित करते हुए वो फार्म लॉस डिस्कार्ड कर दिए, बट एक मैसेज किसानों में हमेशा ये गया। साथ साथ और क्या हुआ कि इसमें ये भी है कि 700 किसानों का डेथ हुआ, सब चीजें है, किसान हितैषी नहीं है पार्टी। और दूसरा कि जाट समुदाय, जो जाट समुदाय मेजर वोट बैंक हो सकता है वेस्टर्न यूपी में, और वेस्टर्न यूपी और अलग अलग इवन राजस्थान और हरियाणा में, वो सब चीजें बीजेपी के लिए एक घातक हो सकती थी, वो छिटक सकती थी। इसके लिए ही बीजेपी ने ऐसे लीडर की पार्टी को चूज किया कि जिसको टारगेट कर रही बीजेपी एनडीए में लाने के लिए, वो है जयंत चौधरी। क्योंकि जयंत चौधरी के जो दादा है चौधरी चरण सिंह, वो किसान हितैषी माने गए। किसानों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, किसानों के मुद्दे उठाते रहे, जाट समुदाय के मुद्दे उठाते रहे, नेशनल पॉलिटिक्स तक के उन्होंने सब चीज उठाया। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने इन मुद्दों पे बहुत हद तक के काम भी किए। इसके कारण यह था कि बीजेपी जयंत चौधरी को टारगेट कर रही है, जिसकी प्रेजेंट लोकसभा में 0 सीट है। बट तब भी बीजेपी उनको ऑफर कर रही है कि कोई 2 सीट, आप 2 लोकसभा सीट ले लो, एक राज्यसभा सीट ले लेंगे, आप आ जाओ। और जयंत चौधरी के पास ये तो एक विन-विन सिचुएशन टाइप का होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो भी जानते हैं कि आज के पोजीशन में ग्राउंड पे क्या रियलिटी है क्या नहीं, क्योंकि पिछले 2 इलेक्शंस में उनको 0 सीट मिली है लोकसभा में, और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है जयंत चौधरी के लिए भी कि क्या उनकी पार्टी बच पाएगी। अगर ये इलेक्शन में भी अगर उनकी 0 सीट्स आती है लोकसभा में, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में 0 हो जाता है, तो क्या उनकी पार्टी का अस्तित्व क्या होगा, उनकी पार्टी का फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि असेंबली में भी उनकी कुछ 11 सीटें हैं, यूपी की असेंबली में भी 11 सीटें आई है। तो ये मेजर रीजन है कि जयंत चौधरी भी सोच रहे, साथ साथ बीजेपी उनको एनडीए में लाने का प्रयास कर रही है। और वही चीज है कि जाट लीडर है इफेक्टिव इन वेस्टर्न यूपी कैन बी फ्रूटफुल इन
राजस्थान एंड हरियाणा ऑल्सो। राजस्थान हरियाणा के जो जाट्स है, जो आरएलडी को जानते हैं, आरएलडी के पॉलिटिक्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, वो लोगों के लिए भी ये जयंत चौधरी बहुत बड़ा एक दुदुक का इक्का साबित हो सकता है हिंदी हार्टलैंड की कम से कम 27 से 28 सीटों के लिए। इसके लिए भी बीजेपी उनको अपने पाले में, एनडीए के पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं हम महाराष्ट्र। सबसे क्रिटिकल स्टेट है, सबसे ऐसी स्टेट जहां पे बीजेपी ने सबसे ज्यादा तोड़फोड़ मचाई होगी। ये हो ही नहीं सकता है आज तक की पूरी इंडियन पॉलिटिक्स या पूरी इंडियन पॉलिटी में देखा जाए तो इस तरीके की तोड़फोड़ पूरे नेशनल पॉलिटिक्स में कहीं नहीं देखी गई जितनी तोड़फोड़, पार्टियों की तोड़फोड़ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जिसका 2019 के इलेक्शन में जिसने शिवसेना और बीजेपी के कॉम्बिनेशन को डिसेसिव इलेक्टोरेट दिया था, डिसेसिव पावर इलेक्टोरेट दिया था कि आप बनाइए अपनी गवर्नमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली बोलिए या पॉलिटिकल एम्बिशंस बोलिए, दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई और अलग अलग होकर अलग फिर उद्धव ठाकरे जी ने अपनी सरकार बनाई एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर। बट हुआ ये कि 2021 में जब हमारे एकनाथ शिंदे जी को बीजेपी ने उद्धव ठाकरे गुट से अलग करवा दिया, फ्रैक्शन को अलग करवाया। भले बीजेपी क्लेम करे कि यार हमने तो इसमें कुछ किया नहीं, ये तो शिवसेना का अंदरूनी मामला था, हम तो बस मुखदर्शक थे, तो ऐसा मानना भी गलत ही होगा। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी अपने गुट के साथ जा रहे हैं, गुवाहाटी में रह रहे हैं, गुवाहाटी की ऑलरेडी बीजेपी रूल स्टेट है, हेमंत बिस्वा शर्मा का स्टेट है, जहाँ पे वो पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और उनकी मिडनाइट मीटिंग्स करवा रहे हैं बीजेपी के टॉप लीडरशिप से। तो ये मानना, ये बोलना कि नहीं ये शिंदे जी अलग से खुद के इससे ही टूटे, ये तो बेवकूफी बात होगी। बेसिकली बीजेपी वाज बिहाइंड द सीन प्लेयर ऑफ दिस स्प्लिट बिटवीन द शिवसेना। But after this split also, now the cadre or the voters of Maharashtra are great. Voters और जो महाराष्ट्र के जो वोटर्स है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूशन है कि किसको वोट दें, किसको ना दें। क्योंकि शिवसेना जब दो हिस्सों में बटी है तो एक इमोशनल वोट फैक्टर जा रहा है, वो उद्धव ठाकरे के साथ जाता है, उद्धव ठाकरे जी के साथ जाने वाला है। क्योंकि बट नेचुरल है कि मराठी मानुस अस्मिता और जो हिंदू वोटर्स के ऊपर, जो महाराष्ट्र हिंदू वोटर्स के ऊपर जो सबसे ज्यादा राज किया है वो बाळासाहेब ठाकरे जी ने किया है और बाळासाहेब ठाकरे जी की लेगेसी ही उद्धव ठाकरे जी लेके आ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी के पास वो एक बैकअप रह सकता है, इमोशनल बैकअप रह सकता है। बट एट द सेम टाइम उनका जो एक अनहोली अलायंस, जो बार बार बात करते हैं कि एक अनहोली अलायंस है, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो इनकी आइडियोलॉजी, दोनों आइडियोलॉजी की डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे इनकी कोalition पार्टनर्स की बनी है, तो वो कोalitions को वो उद्धव ठाकरे जी को भी ये समझ में आ रहा है या दिख रहा है कि नहीं ये कोalition मेरे लिए सक्सेसफुल है कि नहीं, है मेरे लिए फ्रूटफुल है कि नहीं। गोइंग फॉरवर्ड नॉट ओनली सिर्फ लोकसभा तक के, ये कभी भी कोalitions जो ज्यादातर बनते हैं वो लोकसभा तक के ही सीमित नहीं रहते हैं। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है एनडीए और इंडिया अलायंस में। एनडीए अलायंस जो ट्राई कर रहा है, बार बार जो चीजें ट्राई कर रहा है, वो ये ट्राई कर रहा है कि उसका अलायंस लॉन्ग टर्म चले। बट जो इंडिया अलायंस है वो बार बार एक ही स्टेटमेंट जो दे रहा है कि यार हमारा कोalition तो बस लोकसभा इलेक्शन तक है, लोकसभा इलेक्शन के बाद हम नहीं जानते हम कौन तुम कौन। तो इससे पब्लिक कंफ्यूज बहुत ज्यादा होती है। पब्लिक ये सोच रही है कि इनका जो अलायंस ही इलेक्शन के सिर्फ लोकसभा तक के और लोकसभा में अगर डिसीजंस प्री डिसीजंस है तो क्या ये प्रॉपर डिसीजन लेंगे कि नहीं, ये कंफ्यूजन फैक्टर है जो इंडिया अलायंस को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इसको टैकल करे, इसके ऊपर सोचे और इसको रिजॉल्व करे कि कैसे ये प्रॉब्लम्स को पब्लिक तक के ये इमेज ना जाए कि नहीं ये अलायंस फ्रैगमेंटेड अलायंस है और फ्रैगमेंटेड अलायंस का इंडिया में काम नहीं है, ये चीज पब्लिक तक के जाए नहीं। तो इस पे इंडिया अलायंस को वर्क करना है। पर आते हैं हमारे टॉपिक पे कि उद्धव ठाकरे जी को क्यों बीजेपी लाता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ जो मैंने आपको बताया कि एक इमोशनल फैक्टर है, बाळासाहेब ठाकरे का एक इमोशनल फैक्टर, मराठी अस्मिता का फैक्टर, साथ साथ एक हार्डकोर हिंदुत्व है। तो उद्धव ठाकरे जी को बीजेपी भी लाना चाहती है। और अभी रिसेंटली जैसे उद्धव ठाकरे जी ने भी खुद ने जो स्टेटमेंट्स दिए कि
मैं खुद भूल नहीं हुआ, मेरे को मोदी जी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और मैं खुद दूर नहीं हुआ, मोदी जी ने मुझे अपने से दूर कर दिया। तो पॉलिटिक्स में इसके जो सेंटेंसेस की मीनिंग्स बहुत होते हैं। इसके मीनिंग्स ये होते हैं कि इवन उद्धव ठाकरे इज ट्राइंग टू इंक्लाइन टुवर्ड्स एनडीए, कि वो भी खुद चाह रहे हैं कि वो एनडीए के तरफ जाए, क्योंकि अगर लीडरशिप थीसिस हो रही है, चीजें प्रॉपर नहीं चल रही तो कैसे होगा। इसकी संभावना कम है कि एनडीए ट्राई तो करता है अलायंस के लिए, पर इसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है, क्योंकि ऑलरेडी बिहार में बीजेपी ये प्रॉब्लम फेस कर रही है कि चिराग पासवान और एलजेपी पशुपति पारस, ये दोनों को साथ में रखने के कारण अब बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन बढ़ गई है कि यार उनको अलायंस पार्टनर्स को सीट्स भी देनी है और सब चीज, और दोनों की एलजेपी बोल रही है कि हमको 6 सीट चाहिए। तो बिहार में भैया जब ऑलरेडी बीजेपी 17 सीट तो मिनिमम लड़ती है, और जेडीयू आ गई, अभी जेडीयू को भी 10, 12, 15 सीट्स देनी होगी, तो कहां से सीट शेयरिंग होगी। तो बीजेपी ये भी नहीं चाहेगी कि बहुत ज्यादा सीट शेयरिंग्स के टेंशंस बढ़े या सीट शेयरिंग्स में कंफ्यूजन बढ़े, जिससे हमें पब्लिक में इमेज गलत जाए। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालेगा बीजेपी या एनडीए, या साथ साथ इवन उद्धव ठाकरे जी क्या सॉल्यूशन निकाल रहे हैं? क्या वापस शिवसेना एक की जाती है, क्या उसको जोड़ दी जाती है, जिसकी संभावना बहुत बहुत कम है, पर ये भी हो सकता है कि वापस उद्धव ठाकरे जी को पूरी शिवसेना मिले, एकनाथ शिंदे सीएम बने रहे, और उद्धव ठाकरे एक प्रॉपर किंग मेकर का जो पोजीशन जो हमेशा बाला साहब ठाकरे जी ने लिया था, वही पोजीशन में वापस आ जाए। तो ये एक पॉइंट हो सकता है, जिसके अभी पूरी तरीके से मायने निकालना गलत भी है, पर ये बोल सकते हैं कि एनडीए उद्धव ठाकरे को ट्राई करेगी कि उद्धव ठाकरे भी वापस एनडीए अलायंस में आए, और ये शिवसेना का जो स्प्लिट दिख रहा है, जो एक गलत मैसेजिंग जा रहा है, वो गलत मैसेजिंग महाराष्ट्र के मानुष के साथ ना जाए, क्योंकि उन्होंने अजित पवार को भी जब स्प्लिट करके लेके आए एनसीपी से, उससे भी उनको उतने डिविडेंड्स नहीं मिल रहे। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूँ, मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूँ कि पीपल आर कंफ्यूज कि हम शिवसेना कौन सी शिवसेना को वोट दें, शिंदे गट को दें कि उद्धव ठाकरे जी को दें, कौन से एनसीपी को वोट दें, शरद पवार जी को दें कि अजित पवार जी को दें। भले पार्टी का सिंबल नाम सब मिल गया हो लिबरल ग्रुप्स को, पर क्या वो पब्लिक तक के पहुंचाने में सक्षम है? क्योंकि शिंदे जी को तो तकरीबन 2 साल हो चुके हैं महाराष्ट्र में अपनी सरकार चलाते हैं, 1.5 साल के आसपास, बट तब भी अभी तक के उनका कोई ऐसा प्रभुत्व नहीं दिख रहा कि जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में लोकसभा में एनडीए अलायंस को 42 के आंकड़े के आगे ले जाए, जो 42 पिछले लोकसभा इलेक्शन में एनडीए ने जीता था 2019 में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये किस टाइप से वर्कआउट होता है। अब आते हैं एक और अलायंस पार्टनर जो एनडीए ट्राई कर रहा है अपने साथ लाने के लिए, अपने लिए लाने के लिए, और वो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर है राज ठाकरे, एमएनएस। राज ठाकरे के बारे में कहा जाता है कि राज ठाकरे को जब शिवसेना की कमान नहीं मिली तो वो बहुत खफा हुए बाला साहब ठाकरे से, और उन्होंने अपनी खुद की एक नई पार्टी बनवा ली, एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसको उन्होंने वो हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, साथ साथ उनकी जो पॉलिटिक्स रही है वो हमेशा बाहरी वर्सेस मराठी मानुस की पॉलिटिक्स रही है, जो एक प्रकार से बाला साहब की जो लेगेसी है वो लेगेसी को सबसे आगे लेके आने में राज ठाकरे जी का। राज ठाकरे जी पूरी तरीके से पॉलिटिक्स जो मेजर रीजन है, जो इनका राज ठाकरे जी का जो सबसे ज्यादा प्रभुत्व वाला एरिया बोल सकते हैं, वो मराठवाड़ा रीजन और कोंकण रीजन के साइड में सबसे ज्यादा इनका प्रभुत्व है। और ये भी बेसिकली इनका भी मेजर वही पॉइंट है कि आइडियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये एनडीए अलायंस के एकदम नजदीक बेस्ट फिट की बात करें तो बेस्ट फिट दिखते हैं राज ठाकरे जी एमएनएस पार्टी। और बेसिकली अगर इनको जो मेजर 2 से 3 उपलब्धियां एनडीए अलायंस बोले कि हमारे लोग 17वीं लोकसभा में हमारे ये 2 मेजर है, तो मेजर तो अकम्प्लिशमेंट्स में बात करें तो राम मंदिर और 370। तो 370 के लिए जो
इनका सपोर्ट रहा है, ये पार्टीज का सपोर्ट रहा है, एमएनएस का, उद्धव ठाकरे जी का, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और ये चीज़ होती है कि जो इनको एनडीए में लाने में सक्षम हो सकते हैं। अब आते हैं साउथ इंडिया। साउथ इंडिया एक ऐसी एरिया जहां बीजेपी की एकमात्र स्टेट कर्नाटका, वो भी उसके हाथ से निकल चुकी है। तेलंगाना जहां पे वो बोलते हैं कि तेलंगाना का 2023 का इलेक्शन बीजेपी बहुत अच्छा फाइट दे सकती थी, पर बीजेपी ने केक वॉक दे दिया या वॉक ओवर दे दिया ओवर कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी हिंदी हार्टलैंड पे ज्यादा फोकस करना चाहती थी। साथ साथ उसकी जो राष्ट्र नीति थी कि राष्ट्र में हमको बीआरएस का सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि बीआरएस इंडिया अलायंस में नहीं जा रहा है। जो चंद्रशेखर राव जी वो इंडिया अलायंस में नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने खुद का थर्ड फ्रंट बनाने की ट्राई किया था बीआरएस ने। और बीजेपी को यही मेजर पॉइंट है कि हो सकता है कि हमको जो सपोर्ट लगेगा नेशनल लेवल पॉलिटिक्स पे वो बीआरएस का लगेगा। इसके लिए भी तेलंगाना में जो वॉक ओवर बोला जाता है वो दिया गया। बट अब चीजें बदलते जा रही हैं। बीजेपी देख रही है कि हमको साउथ इंडिया से भी सीटें चाहिए होंगी। साउथ इंडिया ये चीज जो बनाने की कोशिश की जा रही है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया डिवाइड, वो चीज नहीं हो, और इसके लिए बीजेपी जो आंध्र प्रदेश है वहां पे अब ट्राई कर दी है अलायंस पार्टनर के साथ जाने की। बीजेपी को ये पता है कि आंध्र प्रदेश में भी उसकी पैठ बनी नहीं है। आंध्र प्रदेश में उसके ना कैडर उतना स्ट्रांग बना है, ना उसका वर्चस्व है, और वो खुद से कितना भी उस पर जो लगा ले तो वहां पे लोकसभा सीट जीतना उसके लिए मुश्किल है, टेढ़ी खीर है। इसके लिए बीजेपी वापस अपने पुराने अलायंस पार्टनर टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करी। चंद्रबाबू नायडू 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी से अमित शाह और जेपी नड्डा जी से मिले ही हैं, पर ये भी है कि साथ साथ जगनमोहन रेड्डी भी है जो ऑलरेडी एनडीए अलायंस को पिछले 5 साल में बाहर से बहुत सा सपोर्ट किए, उसके सारे बिल्स पास करने में, उसके कंट्रोवर्शियल बिल्स भी पास करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में। तो बीजेपी ये भी नहीं चाहेगी कि वाईएसआरसीपी से भी उनका कोई नाता टूटे, जगनमोहन रेड्डी से। तो ये बहुत देखने की दिलचस्प बात होगी कि क्या बीजेपी आंध्र प्रदेश में अलायंस पार्टनर बनाएगी। पर जैसे अभी प्रयास लग रहा है, जिस टाइप से पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें बहुत प्रोबेबल चांसेस है कि बीजेपी अलायंस बनाएगी तो चंद्रबाबू नायडू से बनाएगी, जिनके साथ उनकी टॉक्स बहुत आगे तक के भी बढ़ चुके हैं। एनडीए में इनको आने को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये एनडीए के पार्टनर रह चुके हैं, एनडीए अलायंस के पार्टनर रह चुके हैं। तो इसमें बेसिकली बीजेपी के लिए तो कुछ नुकसान है नहीं, बीजेपी को तो एक फायदा ही होना है। दूसरा, ये जो पार्टी है टीडीपी, ये ऑलरेडी अलायंस विद जनसेना पार्टी पवन कल्याण जी की पार्टी है, जिसके साथ इनका ऑलरेडी अलायंस है, और ये चाहते हैं कि जनसेना पार्टी ऑलरेडी बीजेपी एनडीए में भी शामिल है। तो ये चीज इसमें एक पार्ट बन रहा है कि जनसेना पार्टी के कारण भी टीडीपी इसमें आ सकती है। और वैसे भी पवन कल्याण को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि चंद्रबाबू नायडू से बात किया जाए, उनको हमारे एनडीए के बारे में समझाया जाए, बताया जाए और उन्हें लिया जाए। तो ये प्रोबेबल रीजंस है। अब आते हैं पंजाब। बीजेपी को पता है कि केरला में तो उसका कोई अलायंस पार्टनर बनना नहीं है। केरला में ऑलरेडी अलायंस पार्टनर बहुत छोटे छोटे रीजनल पार्टीज बन गए तो बन सकते हैं। तमिलनाडु में ऑलरेडी उन्होंने अपना अलायंस तोड़ दिया है, ये इससे कि नहीं हम खुद एक फ्रंट बनना चाहेंगे, हम फ्रंट फुट खेलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अन्नामलाई पे इतना भरोसा रखकर अन्नामलाई को वहाँ पे पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो दिया। अन्नामलाई के ऊपर जब अन्नामलाई ने एआईडीएमके की लेट चीफ जयललिता जी के बारे में कुछ शब्द कहे, तो उस पे एक्शन न लेते हुए उन्होंने टाइज तोड़ना ज़्यादा मुझसे जल्द समझा, उन्होंने टाइज तोड़ दिया। क्योंकि बीजेपी को भी ये समझ में आ रहा है कि डीएमके और एआईडीएमके जो रीजनल शटलर्स की जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, तो वहाँ पे एक स्पेस बन सकता है जहाँ पे बीजेपी अपनी एंट्री कर सकती है। बट ये देखने की बात है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स
बहुत अलग पॉलिटिक्स होती है नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स से। यहाँ पे बहुत अलग तरीके से सेंटिमेंट्स जुड़ते हैं, पब्लिक अलग तरीके से देखती है, यहाँ की जो मुद्दे भी है, जो प्रॉब्लम्स भी है, वो बहुत अलग है नॉर्थ इंडियन स्टेट से। तो अभी जैसे अब हम चलते हैं पंजाब में जहाँ ऑलरेडी बीजेपी अभी आज तक के पंजाब में अपना कोई वो कैडर बोल सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा था पंजाब, क्योंकि ऑलरेडी सिख माइनॉरिटी यानी हम बोल सकते हैं जो सिख कम्युनिटी का पूरा स्टेट है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी को अनएक्सेप्टेबल पार्टीज कहा जाता है। पंजाब में ये दोनों भी पार्टीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है बेसिकली, तो वहाँ पे अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग बना नहीं इनका बेस, और अभी उनके जमीन तल तक के पहुंचे नहीं है वहाँ पे कार्यकर्ता। तो जरूरी है बीजेपी को कि अपने पुराने अलायंस पार्टनर शिरोमणि अकाली दल को वापस अपने साथ लाए। शिरोमणि अकाली दल खुद भी जानता है कि आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहाँ पे आने से शिरोमणि अकाली दल की पॉलिटिक्स बहुत डाउनफॉल में है। वहाँ पे शिरोमणि अकाली दल बहुत नीचे चले गए, उसके अभी असेंबली में भी बहुत कम वोट्स है, सीट्स है, कुछ 12-13 सीट्स है, और लोकसभा में तो उनके 3 सीट्स ही है। तो उनको भी दिख रहा है कि अगर हमें हमारे अस्तित्व बचाना है तो हमें कोई ना कोई एक अलायंस के साथ जाना होगा। उन्होंने बीएसपी के साथ अलायंस किया, माइनॉरिटी अलायंस ट्राई किया उन्होंने, बट उनको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले नहीं। तो बहुत चांसेस है कि बीजेपी वापस शिरोमणि अकाली दल को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी, एनडीए के पाले में लेके आएंगे, जिससे कि बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है अगेन मिस्टर नरेंद्र मोदी, which he has said कि 370 बीजेपी और 400 एनडीए वो साकार कर सके। बट वही है, देखना होगा कि कौन कर सकता है ये लोकसभा इलेक्शन 2024 को फतेह। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। और भी अच्छे एनालिसिस के लिए और भी नए एनालिसिस के लिए जल्द सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।